भाई आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल में और ना ही आपका सिलेक्शन हुआ यूपी दरोगा में। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। मैं ये वीडियो लेट लेकर आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे रिसर्च करने में, बच्चों से बात करके एक पॉइंट को वेरीफाई करने में बहुत समय लगता है। देर आए हैं, लेकिन आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने यूपी दरोगा का रिजल्ट आया और यूपी दरोगा के रिजल्ट के बाद बहुत सारे करीबन 200 बच्चों का पॉडकास्ट मैंने किया, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि सर मेरा तो मात्र 0.3 नंबर से हुआ है। यानी मेरिट से मैं 0.3 नंबर मेरे ज्यादा थे, बस इस वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। और सर जानते हैं मेरिट से 0.2 नंबर कम वाले कितने बच्चे हैं? सर 18,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका 0.2, 0.3, 0.4 पॉइंटों की वजह से जिनका सिलेक्शन रुक गया। यानी मेरे प्यारे बच्चों, लड़ाई जो है ना यूपी कांस्टेबल की, वो बहुत खतरनाक होती जा रही है। और अगर इतनी खतरनाक लड़ाई में आपकी तैयारी खतरनाक नहीं होगी, आपकी स्ट्रेटजी खतरनाक नहीं होगी, तो आप डूब जाएंगे। देखिए, आपको ये समझना होगा कि कुछ ना कुछ तो गलतियां रही हैं और ये वक्त है उन गलतियों को पहचानने का और उनको ठीक करने का। अगर हम आज भी अपनी किस्मत का रोना रोते रहे कि यार हम तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से रह गए, या हम इस वजह से रह गए, या मेरा एक सवाल गलत हो गया इस वजह से रह गया। अरे भाई, इस एक सवाल गलत होने की वजह से जानते हैं करीबन 1 लाख बच्चे पीछे रह गए। आपका एक सवाल गलत होने का मतलब है कि 1 लाख बच्चे आपसे जस्ट आगे चले गए। और ये उन बच्चों की संख्या बता रहा हूं जो बिल्कुल मेरिट के पास जाके अटकते हैं। तो लड़ाई आज इस बात की है कि अब अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाना है। तो अब इस बार हम ऐसा क्या करें कि जो गलती अब हुई, जिस वजह से हमारा सिलेक्शन ना हुआ, हम ये कह पाए कि हाँ उस वीडियो ने हमारी मदद की। अदरवाइज हम आज भी वही अफसोस में जी रहे होते। आप सब इस बात को समझिएगा कि दिसंबर के आसपास, 15 दिसंबर के आसपास यूपी में आचार संहिता लग जानी है। उसका कोई वैकेंसी अनाउंस नहीं होगी, कोई एग्जाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो होगा 15 दिसंबर से पहले होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं राकेश यादव आज आपसे बात करने जा रहा हूं कुछ सवालों को लेकर। और मैं हर एक सवाल का जवाब देते हुए अंत में एक ऐसी रणनीति आपके साथ डिस्कस करूंगा जो प्रैक्टिकल होगी, जो अचीवेबल होगी, यानी जिस पर चलकर मंजिल पाई जा सकती है। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि सही शुरुआत सफलता का सीधा रास्ता होता है। हम अपने दिमाग में इतने उलझन भरे रास्ते तैयार कर लेते हैं कि दिमाग उन्हीं में उलझता रहता है। अगर रास्ता सीधा सीधा दिख जाए ना, तो दिमाग को उस रास्ते पे चलने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। तो मेरे बच्चे, आज मैं इन्हीं सारी चीजों का आखिरी में जवाब दूंगा। मेरे कुछ सवाल हैं इस वीडियो में। सबसे पहला कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की हाई मेरिट क्यों गई है? ऑफलाइन मॉक की क्या अहमियत है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सिलेक्शन ना होने के क्या क्या कारण होते हैं? यूपी पुलिस की नई भर्ती कब आ रही है? क्या नई भर्ती में सेफ स्कोर अभी से सोच के चलना उचित होगा? आगे की पढ़ने की रणनीति क्या हो? और जिनका यूपी 32,679 भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो क्या अपनी चूड़ियां तोड़ ले या आगे क्या करें? तो इन सारी बातों पर चर्चा करते हैं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। देखिए मेरे बच्चे, मैंने जितने भी सवाल लिए उनके ऊपर पूरा रिसर्च किया और इन सारी चीजों को एक एक को लिखा, समझा, और फिर मैं ये कारण आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों मेरिट हाई गई। देखिए, सबसे पहला कारण मैं ये कहूंगा कि अभी जब मैं पॉडकास्ट कर रहा था यूपी दरोगा का, तो उसमें एक बच्ची ने मुझे बताया कि सर, पढ़ने का सही तरीका ये है कि आप एक बार तरीके से मैथ पढ़िए। आप किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम पे फोकस मत करिए कि मुझे यूपी कांस्टेबल का मैथ पढ़ना है। अगर आप सही मायने में देखेंगे ना, तो इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर यूपी दरोगा से मुश्किल आया है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? और ये इतिहास हर बार होता है। अगर रेलवे में देखेंगे ना, तो ग्रुप डी का पेपर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल से 200 गुना ज्यादा मुश्किल आया हुआ है। तो बच्चा क्या है कि कांस्टेबल लेवल की तैयारी करेगा, ऐसे प्लेटफॉर्म पे तैयारी करेगा जहां छोटी छोटी चीजें बताई जाती हैं। जब पेपर आता है तो घबरा जाता है। वहां दो कारण में फंसता है, या तो टाइम मैनेज नहीं कर पाता कि टाइम पे पूरा पेपर कर दे, या दूसरा कुछ सवाल छोड़ देता है। जबकि मैंने अभी आपको बताया कि मेरिट पॉइंट 1.2 पे 20-20 हजार 30-30 हजार बच्चा पिछड़ जाता है। तो यानी अब वो बच्चा मार्केट में आ गया है जो तैयारी कर रहा है, जो यूपी दरोगा में सिलेक्शन लिया, यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन लिया। 90% बच्चे वो हैं जिन्होंने रेलवे के पेपर दे रखे, एसएससी के पेपर दे रखे, स्टेट के पेपर दे रखे, बैंकिंग भी दे रहे हैं। और ये बच्चे हैं ना, कम से कम 10-15-20 पोस्टों पे सिलेक्शन ले लेंगे और उसमें से किसी एक पोस्ट को चुनेंगे। और ऐसे बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और इसको टेक्निकल आधार पर गलत नहीं कहा जा सकता। तो पहला पॉइंट ये है कि मेरिट बढ़ने का, कि अब वो बच्चे आ गए हैं जो केवल यूपी कांस्टेबल पे फोकस नहीं है, बल्कि सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। जो सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, मैथ 100% हो जाता है, रीजनिंग 100% हो जाती है, जीएस में कहीं ना कहीं आपसे बेहतर कर जाते हैं। बचा हिंदी सब्जेक्ट। पेपर से 2-3 महीने पहले हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं और हिंदी की तैयारी ऐसी बैठा देते हैं कि हिंदी में 100 में से 100 नंबर ले आते हैं, मतलब 100% नंबर ले आते हैं। इस वजह से कट ऑफ ऊपर जा रही। सबसे पहला कारण यह। बहुत कम बच्चे, लगभग 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हम कह सकते हैं जो केवल यूपी कांस्टेबल पर ही फोकस है, जो केवल यूपी कांस्टेबल पे या यूपी दरोगा पे फोकस है और किसी वैकेंसी को अपीयर नहीं करते। देखिए यार, मैं जब भी कोई चीज लाता हूं तो ये मेरे रिसर्च पेपर है जिन पे बैठ के मैंने पूरा लिखा, पूरी टीम के साथ एक एक कारण को ढूंढा, बहुत सारी वीडियो देखी।
मैं किसी भी वीडियो को नहीं छोड़ता जब रिसर्च काम करता हूं, तब जाके मैं एनालिसिस आपके लिए लेकर आ रहा हूं कि यूपी कांस्टेबल की मेरिट हाई क्यों गए। सबसे पहला कारण मुझे जो लगता है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो ये कि देखिए, इस समय जो बच्चा है ना, जो सिलेक्शन ले रहा है, अगर 100 सीटों पे सिलेक्शन हुआ है ना यूपी कांस्टेबल या यूपी दरोगा दोनों में, तो भाई 90 बच्चे इसमें वो हैं जो डेडिकेटेड नहीं थे यूपी कांस्टेबल के लिए या यूपी दरोगा के लिए। ये 90 बच्चे वो थे, अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो इनका एसएससी के भी बहुत सारे एग्जाम क्लियर है, इनके रेलवे के भी बहुत सारे एग्जाम क्लियर हैं, है ना। और एक नहीं, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे जिनका पॉडकास्ट लिया। दरोगा में मैंने लगभग 200 बच्चों का पॉडकास्ट लिया है, और उन 200 बच्चों में मैंने एनालिसिस किया है कि बहुत सारे बच्चों का सीजीएल भी क्लियर होने वाला, कोई मींस में 1 नंबर से रुका था, कोई इतने से रुका था। यानी अब जब ये सिलेक्शन लिया है ना यूपी कांस्टेबल में, तो आप इसमें देखना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं वो हैं जो कई सारे एग्जाम दे रहे हैं, और जो उनको बेस्ट लगेगा उस एग्जाम में वो ज्वाइनिंग ले लेंगे। 10% ही बच्चा ऐसा है जो मात्र हम कह सकते हैं कि डेडिकेटेड है यूपी कांस्टेबल या यूपी दरोगा के लिए। अब जब ये 90 बच्चे हैं ना, ये 90% जो बच्चे, इनका क्या होता है कि रेलवे भी देना है, एसएससी भी देना है, अदर एग्जाम भी, तो मैथ और रीजनिंग तो ये 100% स्कोर कर देते हैं। मैथ रीजनिंग में 100% स्कोर। हिंदी को ये 2 से 3 महीने पहले पढ़ना शुरू करता है और हिंदी में ये 100% स्कोर उठा लाता है। जीके जीएस, चूंकि इनको एसएससी देना है, मेंस भी लिखना है, रेलवे भी देना है, साइंस भी इनकी मजबूत होनी चाहिए, तो जीके जीएस में स्कोर बहुत ऊपर ले जाते हैं। यही कारण है कि आप देखेंगे कि जब मेरिट आती है ना, वहां 0.1 0.2 नंबरों से हजारों की संख्या में बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं। अब लड़ाई असली क्या है, उस बात को समझना। मैंने एक बच्चे से पूछा जिसका सिलेक्शन हुआ यूपी दरोगा में, उसने कहा सर, पढ़ने का सही तरीका ये है कि आप तरीके से एक बार मैथ पढ़िए, उसको बांटिए मत सीजीएल में या इसमें। अगर आप ध्यान देंगे तो यूपी दरोगा का पेपर मैथ का आसान था और यूपी कांस्टेबल का पेपर मुश्किल था। बच्चा जबकि कांस्टेबल के लिए क्या कर रहा होगा, छुटपुट इंस्टीट्यूटों में या ऐसे वैसे टीचरों से पढ़ रहा होगा जिनका लेवल बहुत हल्का होता है। जब पेपर देने जाएगा, या तो टाइम पे पेपर पूरा नहीं होगा उसका, या फिर कुछ सवाल मिस कर देगा, और यहां तो एक सवाल गलत करने का मतलब है 1 लाख बच्चों से पीछे रह जाना। तो ये बच्चे इस वजह से बाजी मार जाते हैं। यहां पे मेरा पॉइंट समझ पाए। अब दिक्कत यही होगी कि ये बच्चों की संख्या धीरे धीरे लगातार बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे बढ़ेगी कट ऑफ को ये ऊपर ले जाते चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से पहला कारण यही है, कट ऑफ ऊपर जाने का। दूसरा जो मुझे कारण लगता है ना, वो ये है कि जो वनडे के एग्जाम्स है ना, इनका कहीं ना कहीं पैटर्न डिकोड हो चुका है। ये जो बच्चे हैं ना, खासकर इन्होंने कम से कम 50 पेपर दे लिए हैं। एमटीएस का भी दिया, जीडी का भी दिया, सीजीएल का भी दिया, सीएचएसएल का भी दिया, यूपी का भी दे लिया, रेलवे का भी दे दिया। ये पेपर देते देते इन्होंने पैटर्न को डिकोड कर दिया। इनको ये बात समझ आ गई कि भैया 10 किताबें मत खरीदो पीवाईक्यू की, बिल्कुल मत खरीदो, इससे परेशान हो जाओगे। एक किताब खरीदो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और उस किताब को कम से कम 10-15 बार कर लो। कारण कि भैया 90% जो पेपर है ना, वो पीवाईक्यू से बनता है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। और यूपी कांस्टेबल और यूपी दरोगा की तो हालात ये है कि 100% पेपर पीवाईक्यू से बना दे रहे हैं, है ना। तो जब पीवाईक्यू से पेपर बनेगा ना, तो क्या होता है कि वो पैटर्न डिकोड हो जाता है। कुछ बच्चों ने समझ लिया है कि जितने ज्यादा पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे आपस में अपने यार दोस्तों के साथ, उतना बेटर रिजल्ट ला पाएंगे। वो कहीं घूमते ही नहीं है। तो ये जो पैटर्न डिकोड हुआ है ना, उसका भी एक मुख्य कारण है कि कट ऑफ ऊपर जा रही है। और ये कट ऑफ केवल यूपी में ही ऊपर नहीं जा रही है। अगर रेलवे में देखोगे ना, तो ग्रुप डी हो या एनटीपीसी, बच्चे पसीना पसीना हो रहे हैं। कट ऑफ ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, जब तक इस पैटर्न को जो बच्चों ने डिकोड किया इसमें कोई चेंज ना किया जाए, और चेंज अभी होना नहीं है। तो दूसरा मुझे जो कारण लगता है कि बच्चों ने जो वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पैटर्न डिकोड किया, ये कहीं ना कहीं बच्चे खतरनाक साबित हो जा रहे हैं बाकी बच्चों से। तो तीसरा जो मुझे कारण लगता है वो ये, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं आपसे पूछूं कि यार जो हरियाणा के बच्चे हैं, हरियाणा दरोगा की वैकेंसी आए कितने दिन हो गए, तो आप कहेंगे सर कोविड के आसपास हमने सुनी थी। सच बात है, हरियाणा दरोगा की वैकेंसी कोविड के बाद नहीं आई है। मध्य प्रदेश की वैकेंसी का क्या हालात है सर, उससे भी बुरी हालत है। क्या हो रहा है कि जो अगल बगल के स्टेट है ना, जो अगल बगल के राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड है, तो जो बच्चा हरिद्वार का रहने वाला है, उसके लिए ज्यादा आसान पड़ेगा यूपी में नौकरी करना। और उसे पता है कि मेरे स्टेट में वैकेंसी की क्या हालत चल रही है, और उसको यह पता है कि यूपी में अब वैकेंसी टाइम टू टाइम जल्दी जल्दी ला रहे हैं और बड़ी संख्या में ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीसरा पॉइंट सही साबित होता है कि जो अदर स्टेट के बच्चे आ जाते हैं ना, ये कंपटीशन को टफ कर दे रहे हैं, और इनकी वजह से जनरल बच्चों की मेरिट ऊपर उठ जा रही है। एक कारण यह भी है कि जो बच्चे कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूं कोई बच्चा और मैं एससी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन मेरी तैयारी इतनी बढ़िया हो गई कि मेरा स्कोर एससी से ऊपर आ जाता है, एससी की मेरिट से ऊपर आ जाता है, तो मैं काउंट हो जाऊंगा जर्नल में। तो जर्नल वाले के तो कनपट्टे पे हर कोई बंदूक रखेगा। इसलिए तैयारी सही मायने में करनी, और क्या रणनीति होगी आखिरी में उस बात पे डिस्कस करूंगा। तो तीसरा पॉइंट मुझे लगता है कि जो अदर स्टेट के बच्चे घुस जा रहे हैं, और जो कैटेगरी वाले जिनको रिजर्वेशन मिला है, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यू, वो बच्चे अपनी कैटेगरी की कट ऑफ को पार करके जर्नल पे आ जा रहे हैं।
तो अब आप उसको कैटेगरी की नजर से नहीं देख सकते, वो बच्चा आपके बराबर फाइट कर गया और जनरल की मेरिट उठा के। चौथा जो मुझे कारण लगता है ना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है ना, वो बहुत खराब है। इतना आसान पेपर ये लोग बना दे रहे हैं हम, कि जब जब पेपर आसान होगा ना, तो आप ये समझिए कि जैसे जब पेपर आसान होगा तो वहां पे हमेशा ही मेरिट ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास समय ज्यादा होगा उस चीज को करने का। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, और मैं कोई भी चीज झूठ नहीं बोलता। मुझे एक बच्चे ने बताया यूपी कांस्टेबल में, जिसका 0.5 से सिलेक्शन हुआ। जानते हैं क्या बोला? 0.3 से जिसका सिलेक्शन हुआ, कह रहा सर मैंने यूपी दरोगा का ना पेपर कर लिया था, करने के बाद मेरे पास बहुत सारा समय बचा था। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे सर, जो पेपर करने के बाद निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। कह रहा सर मैंने ना 3 बार पूरा पेपर रिवाइज किया कि कोई सवाल गलत तो नहीं है। और उसने कहा कि सर मैं अपनी माँ की कसम खाता हूं कि मैंने जब दोबारा उस पेपर को रिवाइज किया ना, तो मेरे 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैंने गलत गोला भरा हुआ था। मैंने उन 3 क्वेश्चन को ठीक किया, और मैं सिर्फ इस वजह से अपना सिलेक्शन ले पाया। आप समझ रहे हैं, जो सिली मिस्टेक वाला पोर्शन था ना, उसको भी बहुत स्मार्टली बच्चे कवर कर गए, बहुत स्मार्टली कवर कर गए। क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी थी इस लेवल की, पेपर आया इस लेवल का, उन्होंने ऐसे उड़ा दिया। फिर समय ही समय बचा, तो उसको दोबारा करने लगे कि कोई सिली मिस्टेक ना हो। और उस बच्चे ने 3 क्वेश्चन सोल्व कर दिए दोबारा से, जो गलत थे वो सही कर दिए सिली मिस्टेक की वजह से। इस वजह से उस बच्चे का सिलेक्शन। उसने कहा सर मेरी, मैंने उससे पूछा था कि आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा योगदान क्या है, तो उसने कहा कि सर मेरा लास्ट मोमेंट पे वो डिसीजन लेना, कि जब पेपर पूरा हो गया तो बहुत सारे बच्चे ना पेपर रख के ना दूसरों को दिखाते हैं कि हमारा तो पूरा हो गया, लेकिन मैंने 1 सेकंड भी ऑफ नहीं की, मैंने पूरा पेपर दोबारा रिवाइज किया और जो जो गलतियां मिलती गई वो ठीक करता गया, और वो 3 क्वेश्चन मेरे को सिलेक्शन दिला गए। तो पेपर आसान होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, कमजोर बच्चे से वो पेपर टाइम पे ही पूरा होता है, जो होशियार बच्चे होते हैं वो उस पेपर को 2-3 बार कर देते हैं। और छठा जो पॉइंट मुझे लगता है ना, वो लगता है कि जो वैकेंसी इस बार कम हुई और फॉर्म भरने वालों की संख्या उतनी ही रही, और फॉर्म भरने वाली संख्या से भी ज्यादा पता है मैटर क्या कर गया? जो बच्चे अपीयर हुए। अगर ध्यान से देखोगे ना, तो देखो 29 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं, कितनी सीटों के लिए? 60,240 सीटों के। 29 लाख बच्चों ने कंपटीशन लड़ा 60,000 सीटों के लिए। 2025-26 में 22 लाख बच्चों ने कंपटीशन लड़ा 32,000 सीटें, तो आधी हो गई। अगर इसका आधा करते तो अपीयर होने वाले बच्चे 14.5 लाख होने चाहिए। ध्यान देना मेरे पॉइंट को। भाई 29 लाख थे तो पोस्टें 60,000 थी, इस बार पोस्टें लगभग आधी हुई, तो कैंडिडेट आधे होने चाहिए थे। कैंडिडेट आधे नहीं हुए, कैंडिडेट 22 लाख हुए जो अपीयर हुए, जिन्होंने पेपर दिया। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण रहा, छठा पॉइंट जो मुझे लगता है। सातवां पॉइंट जो है, वो हम एक नेगेटिव मार्किंग का भी कह सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग की वजह से क्या हुआ कि मेरिट हमेशा कम जाती है। देखिए, दो चीजें होती हैं। नेगेटिव मार्किंग का फायदा उनको मिलता है जो बच्चे पढ़ाई में होशियार है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी क्वेश्चन में तुक्का लगाएंगे ना, तो वो आंख बंद करके तुक्का नहीं लगाते। वो सोचते हैं कि यार 4 ऑप्शन है, इनमें से ये ऑप्शन इस वजह से कट गया, ये ऑप्शन इस वजह से कट गया। अब 2 ऑप्शन में तुक्का लगाते हैं तो चांसेस 50% हो जाते हैं। यानी उसे हम बोलते हैं कैलकुलेटिव तुक्का लगाना। लेकिन दूसरा जो बच्चा होता है वो किस्मत आधारित होता है। और हर बार ना, अगर हम 100 लोग होंगे ना, अगर आपके 5 दोस्त होंगे ना, तो आपने देखा होगा कि 5 में एक दोस्त तो ऐसा मिलता है आपको जिसकी किस्मत बहुत तेज होती, जिसे बहुत कम एफर्ट में चीजें मिल जाती, क्योंकि वो पिछले साल के, पिछले जन्म के कर्म लिखवा के लाया है ना। और बाकी 4 की किस्मत उसके बजाय उतनी अच्छी नहीं होती। तो दिक्कत क्या है कि जो बच्चे किस्मत आधारित चलते हैं ना, उनको समय नहीं लगता, वो तो आंख बंद करके सी 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 ये तुक्का मारते रहते हैं। और अगर उनकी किस्मत फिट बैठ गई वहां पे, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप इसी चीज का इंपैक्ट देखें ना, तो 2019 में 198 कट ऑफ गई, 2023-24 में फाइनल कट ऑफ 214 गई, लेकिन 2025-26 में डीवीपीएसटी की कट ऑफ गई है 258। अगर फाइनल कट ऑफ पे लेके जाओगे तो 270-75 पे जाके बैठेगी फाइनल कट ऑफ। तो ये कट ऑफ बढ़ने का ना एक कारण ये भी है कि भैया नेगेटिव मार्किंग ने नुकसान दे दिया। सातवां पॉइंट मेरे हिसाब से ये। और आठवां जो पॉइंट मुझे लगता है ना, वो जानते हैं क्या है? कि अगर आप देखेंगे ना, तो 2019 में 49,000 वैकेंसी थी, और इसका लगभग 2.5 गुना बच्चे उन्होंने बुला लिए। 1,23,000 बच्चे बुला लिए फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहीं 2023-24 में 60,000 वैकेंसी थी, और इसका इन्होंने 2.9 गुना बुला लिया, यानी लगभग 3 गुने बच्चे इन लोगों ने फिजिकल के लिए बुला लिए। लेकिन अगर 2025-26 की बात करें ना, तो लगभग 32,000 सीटें थी, और इन्होंने जो बच्चे बुलाए वो मात्र 2.33 गुना बुलाए। पता नहीं क्यों इन्होंने कम बुलाए, कारण मैं नहीं समझ पा रहा क्यों कम बुलाए। यहां 2.5 गुना था, फिर बढ़ा के 2.9 गुना हुआ। इस बार इन्होंने 2.3 गुना ही बच्चे बुलाए। सबसे बड़ा नुकसान मुझे लगता है इसने बहुत बड़ा इंपैक्ट किया। अदरवाइज बहुत बच्चे और भी घुस जाते हैं। यानी अगर ये 0.5 कम भी ले लें, इसका 0.5 गुना नहीं, इसका आधा, यानी 16,000 बच्चे और क्वालिफाई हो जाते। 16,000 बच्चे अगर और क्वालिफाई हो जाते तो मेरिट थोड़ी और कम निकल जाती। तो आठवां नौवां पॉइंट मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये वाला था। एक पॉइंट जो आखिरी मुझे लगता है वो है कि नॉर्मलाइजेशन ने बहुत घातक रोल प्ले किया है। और नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि एक ऐसा छुपा हुआ यंत्र है जिसके थ्रू हम किसी को भी अंदर ले सकते हैं और किसी को भी बाहर फेंक सकते हैं। मुझे हमेशा से ही नॉर्मलाइजेशन पे डाउट रहता है। मुझे ये लगता है कि अगर सरकार चाहे
तो सरकार के पास इतना इंफ्रा मौजूद है कि वो केवल एक ही दिन एक ही शिफ्ट में सारे एग्जाम करा लेगी और वहां भ्रष्टाचार के चांसेस कम से कम होंगे। अभी आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के भ्रष्टाचार को आंदोलन चल रहा है। मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं वो एक अंधेरे में जादूगर के पास एक ऐसा जादू है कि इसको घुसाना है तो इसको घुसा दो, इसको निकालना है इसको निकाल दो। वो एक अलग तरीके का जादू और वो थोड़ा कहीं खतरनाक हो जाता है ना। उसका मैकेनिज्म मैं भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाया, तो मेरी नजर में एक पॉइंट उसका वो भी है। आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके बताना कि क्या इस सच मायने में नॉर्मलाइजेशन का ही रूल है। मुझे बहुत बच्चों ने कहा कि सर मेरी ही शिफ्ट में मेरा एक दोस्त बैठा था, उसके नंबर नॉर्मलाइजेशन में इतने बढ़े और मेरे नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे या मेरा रो स्कोर रहा। तो भाई मैंने तो पेपर दिया नहीं है, आप लोग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं, तो आप लोग बताना कि क्या सच में ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये मुख्य कारण रहे होंगे 10 कारण हाई कट ऑफ के। अब हम अगले सवाल पे आते हैं कि क्या ऑफलाइन मॉक की अहमियत है। देखिए मैं कहूंगा बिल्कुल है, और ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जो सिलेक्टेड बच्चे जब उनके हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उन्होंने ये चीज बताई। एक बच्चा, एक लड़का और लड़की दोनों का एक पॉडकास्ट है, दोनों गाजियाबाद में ही कोई लाइब्रेरी थी, वहीं दोनों पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं। लड़का मुरादाबाद से और लड़की गाजियाबाद से, एक ही लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि सर आप लोगों ने क्या किया था कि पहली बार ऑफलाइन टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करवाया था, हर संडे आप कराते थे अपने अपने सेंटरों पे। तो सर जब हम पहली बार मॉक टेस्ट देने गए ना, जबकि हम ऑफलाइन ऑनलाइन मॉक दे रहे थे, लेकिन जब हम पहली बार ऑफलाइन मॉक देने गए ना सर, तो हमारे हाथ पैर कांप गए थे पेपर देख के और थोड़ा सा हम घबरा रहे थे और हमारा हमसे पूरा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं हुआ था। लेकिन वही हमने जब ऑफलाइन 8-9 मॉक दे दिए थे ना, तो हम इतना कॉन्फिडेंट हो गए थे, हमें ऐसा लग रहा था कि जैसा पेपर में जिस दिन हम बैठे ना पेपर देने, सेम वही माहौल फील हुआ। तो उस बच्चे ने कहा कि सर मेरी कामयाबी में ना आप लोगों ने जो कैरियर की तरफ से जो ऑफलाइन मॉक हुए उसका बहुत बड़ा रोल था। और उसकी बात समझ के मुझे लगता है कि ऑफलाइन मॉक सच मायने में बहुत अहमियत प्ले करते हैं। कारण क्या होता है, जब आप हम प्रिंटेड फॉर्मेट में भी ऑफलाइन मॉक प्रोवाइड करते हैं, मैं कोई लिंक डलवा दूंगा जहां कांस्टेबल और यूपीएसआई दोनों के हैं, आप चाहें तो उसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके ओएमआर को चेक भी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत उसकी ये रहती है कि जब घर पे बच्चा पेपर देता है ना, तो उस सिंसियरिटी से पेपर नहीं देता जिस सिंसियरिटी से वो क्लास में देता है। जब वो हमारे सेंटरों पे पेपर देने आता था संडे को, तो उसमें क्या हालत होती थी कि 700-800 बच्चा बैठा होता था। और जब 700-800 बच्चा बैठता है ना, तो उसको डिस्टर्बेंस भी थोड़ी थोड़ी होती है, क्योंकि बगल वाला कुछ ना कुछ हल्का सा हिलेगा तो भी बेंच हिलेगा, आवाज आएगी। घर में तो वो बिल्कुल एक बंद कमरे में देता है। तो एक्चुअल पेपर का जो माहौल है ना, वो बहुत जरूरी है। और हमने जानते हैं मॉक टेस्ट कराए ही उस समय पे, जिस समय पे मतलब जो टाइम स्लॉट रहता था ना यूपी बोर्ड में, जो यूपी कांस्टेबल और एसआई का, उसी स्लॉट पे हमने कराया। तो बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई। तो मुझे लगता है ऑफलाइन मॉक का 100% रोल रहता है भाई, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। और मेरी तरफ से ये है, हाँ हम एक काम कर लेंगे कि अब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम हर संडे को ऑफलाइन मॉक टेस्ट दोबारा से स्टार्ट करेंगे पूरे यूपी में। और केवल यूपी में ही नहीं, हम दिल्ली में भी करा रहे हैं और अगल बगल के राज्यों में भी वो चीज हम करा रहे हैं। दूसरा, सिलेक्शन ना होने का क्या क्या कारण रहे, मुझे लगता है कि ये पॉइंट आप यहीं से समझ गए होंगे कि हाई मेरिट कट ऑफ क्यों गई, वही मुख्य कारण थे। अब अगला सवाल है कि यूपी पुलिस की नई भर्ती कब तक। मैंने आपको बताया अगस्त 2026 में ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगस्त 2026 में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और 10 दिन के इंटरवल पे दोनों का नोटिफिकेशन मिलेगा, कांस्टेबल का भी और दरोगा का भी। और उसके पीछे बड़ा लॉजिक है, सरकार ने भी अलग अलग मीडिया सोर्सेज को ये कहा है कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं। दूसरा लॉजिक ये कि लगभग दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक तो 100% आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद तो कुछ ये करा नहीं पाएंगे। तो इनको जो कराना है 15 दिसंबर से पहले पहले इनको सारा सिस्टम समेटना है। जो मीडिया सोर्सेज है वो कह रहे हैं कि भाई यूपी एसआई और यूपी दरोगा दोनों को मिला ना, यूपी कांस्टेबल यूपी दरोगा को मिलाकर लगभग 81,000 सीटें इनको भरनी है। और ये बात आप भी जानते हैं कि जैन जी का आंदोलन इस समय बहुत पीक पकड़ा हुआ था। तो योगी, आप राजनीति की समझ रखते हैं तो आपको यह भी पता है कि मीडिया हाउसेज ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि योगी का जो चुनाव है वो सीएम के लिए नहीं पीएम के लिए पूरी दुनिया कह रही है। तो अब इतने आप समझदार हैं कि योगी जी के पास करोड़ मरो की सिचुएशन और आखिरी दाव है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत, अपने खून का एक एक कतरा आप लोगों के लिए लाएंगे और वैकेंसी जितनी बढ़ सकती है ना उतनी बढ़ा के लेके आएंगे, जो मेरा मानना है, इसलिए होगा। अगला पॉइंट है कि क्या नई भर्ती में सेफ स्कोर प्रिडिक्ट करना ठीक होगा। बिल्कुल गलत होगा, ऐसी कोई वीडियो का भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि पेपर का लेवल क्या होगा, बाकी सर्कमस्टांसेस कैसे कैसे होंगे, वैकेंसी कितनी होगी, कितना बच्चा फॉर्म अप्लाई कर रहा है, उन सारी चीजों पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब हम आगे बात करते हैं आगे की पढ़ने की रणनीति क्या हो। मुझे लगता है ये सबसे जरूरी मुद्दा है। तो मैं आपको 2-3 चीजें यहां सजेस्ट करूंगा। देखिए, हम 2 एंगल से बात करते हैं। एक तो वो बच्चा जो रिपीटर्स है, रिपीटर्स का मतलब है कि जो बच्चा पहले एग्जाम दे चुका है या पहले पिछले 1 आध साल से तैयारी करने लग रहा है, उसके नजरिए से, और एक फ्रेशर बच्चे के लिए। देखो यार, जो रिपीटर्स बच्चा है ना, उसको आंख बंद करके एक काम करना चाहिए कि अब से अगले 100 दिन का प्लान बना ले। अब से अगले 100 दिन का प्लान बना ले। क्या प्लान बनाए, ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत अनुभव के आधार पर ला रहा हूं, बहुत रिसर्च के बाद, कि आपको 100 मॉक टेस्ट देने, 100 मॉक देने। अब बात यह आती है कि सर मॉक टेस्ट ऑनलाइन दें कि ऑफलाइन दें।
अभी आप लोग ऑनलाइन दीजिए, क्योंकि अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक सारी व्यवस्थाएं हम ऑनलाइन ही आप लोगों के लिए करते हैं। 100 मॉक टेस्ट हर एक बच्चे को देना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमने मॉक टेस्ट दिया, मैथ में हमने 20 से 25 सवाल पूछ दिए, रीजनिंग में हमने 50 से 55 सवाल पूछ दिए, जीके जीएस और हिंदी में हमने वही 75 सवाल ले लिए, 37-38 सवाल यहां उठा लिए, 37-38 सवाल यहां उठा लिए। ठीक है जी, हमने ये पेपर दे दिया। बच्चे को अप्रोच ही नहीं समझ में आती कि हिंदी में इस सवाल को, बच्चे को ये लगेगा यार मुझे ये सवाल याद नहीं है। अरे तुझे याद नहीं है गधे, तेरे पास 4 ऑप्शन तो दे रखे हैं ना, तो दिमाग तो लगा सकता है कि इन 4 में से कौन से ऑप्शन को चुनने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। ये बात समझाएगा तुम्हें टीचर, ये बात समझाएगा टीचर। एक बच्चे के दिमाग में ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, बच्चों ने, सेलेक्टेड बच्चों ने कह दिया कि भैया मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो। अरे भाई एनालिसिस करने के लिए आप अप्रोच कहां से लाओगे? कोई सवाल आपने 30 सेकंड में किया और आप कूदते घूम रहे, मैंने भाई बहुत बढ़िया किया, मैंने बहुत बढ़िया किया। अरे मूर्खों, दूसरे ने तो 5 सेकंड में ही कर दिया। तो वहां जरूरत पड़ती है टीचर की अप्रोच देने की, कि भैया इस सवाल को करने की ये अप्रोच आप पकड़ सकते थे। और अगर 100 टेस्ट दे रहे हैं तो आपको 100 वीडियो भी देखनी होगी टीचर की। जब तक आप ये 100 वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपकी अप्रोच डेवलप नहीं होगी। अदरवाइज आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे, उसका एनालिसिस करते रहेंगे, जो याद नहीं उस पर रट्टे मारते रहेंगे, लेकिन जो असली कमियां हैं वो आपके बगल से निकल जाएंगी। कई बार ऐसा नहीं होता कि हम बहुत सतर्क होते हैं, लेकिन जिस चीज को हम कुछ अहमियत नहीं दे रहे होते वही हमारे पीठ पे खंजर घोंप देता है। समझते हो ना इस पॉइंट को? तो ये 100 मॉक टेस्ट जो है ना भाई, इनकी 100 वीडियो भी हमें देखनी है। मतलब पूरा कंप्लीट एक मॉक और उसकी कंप्लीट एक वीडियो देखनी होगी, जिसमें जीके जीएस का टीचर आपको पढ़ाएगा, मैथ का, रीजनिंग का मैं खुद पढ़ाऊंगा और हिंदी अर्थ। इस 100 मॉक टेस्ट में आप 100, जब मॉक टेस्ट की वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो आपकी जबरदस्त अप्रोच हो जाएगी। आपको याद आएगा यार ऐसा सवाल पे तो अप्रोच सर ने ये कहा था ऑप्शन से छेड़ने की, मैं क्यों पूरा सवाल सोल्व कर रहा हूं, ऑप्शन से ही ना तोड़ लूं सवाल। ये फर्क होता है सही प्लेटफॉर्म पे तैयारी करने का और हल्के प्लेटफॉर्म पे तैयारी करने का। जब हल्के प्लेटफॉर्म पे तैयारी करोगे वहां सवाल तो सोल्व कर जाओगे मर पिट के, लेकिन उस सवाल को टाइम पे सोल्व नहीं कर पाओगे। तो ये रणनीति मेरे प्यारे बच्चों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 100 मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं भाई, देखिए अगर हम इसको यूट्यूब पे उठा के फ्री में डाल देते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि बच्चा आएगा, जब मर्जी होगी देगा, नहीं होगा नहीं देगा, वो सिंसियरली उसका एफर्ट काउंट ही नहीं होगा। हम इसके ऊपर कैरियर पे एक बैच बना दे रहे हैं और उस बैच की फीस रख रहे हैं 99 रुपए। 99 रुपए 100 मॉक टेस्ट। हर एक मॉक टेस्ट 24 ही घंटे के लिए खुलेगा। जैसे पहला मॉक है, मॉक 1 है, तो मॉक 1 सिर्फ 24 घंटे के लिए ही ओपन होगा। 24 घंटे के बाद ये मॉक टेस्ट अपने आप क्लोज हो जाएगा। आप ये मॉक कितना भी ढूंढ लेंगे फिर दोबारा ये मॉक नहीं मिलेगा। हाँ, हमारे प्लेटफॉर्म में हमने इतनी फैसिलिटी डेवलप कर दी कि आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को सेव करना चाहेंगे जो आपको बढ़िया है, वो सेव हो जाएगा। तो 24 घंटे के लिए मॉक होगा और जैसे ही आप मॉक देंगे उसके तुरंत बाद आपको उसी जगह पे आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा और टीचर के थ्रू, ताकि आप ये समझ पाएंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे करना था, क्या अप्रोच लेनी थी। अगले दिन जब मॉक देने जाओगे ना तो पहला मॉक हट चुका होगा आपके पोर्टल से। तो इस तरह से हम 100 मॉक रख रहे हैं, 99 रुपए की प्राइस रख रहे हैं। सच बताऊं तो हम उसको फ्री में भी रख सकते हैं, क्योंकि हम फ्री में दुनिया भर के मॉक टेस्ट करा भी रहे हैं, रेलवे के सुपर सेट करा रहे हैं, एसएससी के सुपर सेट करा रहे हैं, तो इसका पैसा लेने की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं उसका पैसा। लेकिन दिक्कत क्या है कि बच्चा सिंसियर एफर्ट नहीं मारेगा। हमारा 100 वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगेगा लेकिन बच्चा उसकी कदर नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है कि 100 मॉक टेस्ट वाला काम आप करें। और हमने ये बैच अनाउंस कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और इसमें जो क्लासेज है यानी जो टेस्ट है वो मंडे मॉर्निंग सुबह 6 बजे से चालू हो जाएगा। यानी सुबह मंडे मॉर्निंग 6 बजे से ये टेस्ट डलेगा और अगले दिन सुबह 6 बजे ये टेस्ट हट जाएगा और अगला टेस्ट डल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ मंडे मॉर्निंग 6 बजे डलेगा तो 6 बजे इसका वीडियो सॉल्यूशन भी डल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना है तो वीडियो सॉल्यूशन भी उसका साथ साथ देखें। मान लो आपने 8 बजे टेस्ट दिया तो वीडियो तुरंत मिल जाएगी, आप देखो और उसका एनालिसिस करो। तो पहला काम ये हर एक बच्चा करे। दूसरा काम, ये काम तो हो गया रिपीटर्स के लिए 100 दिन की स्ट्रेटजी, क्योंकि मैक्सिमम 100 दिन है आपके पास पेपर देने के लिए, इससे ज्यादा का समय आपके पास आज से नहीं है। अगला जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए 4:1 का रेशियो। इसको पकड़ लो, नई चीज एक करनी है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट लगा, कुछ भी लगा, उसको एक ही चीज सीखनी है, लेकिन 4 पुरानी चीजें, 4 ओल्ड चीजें, इनको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। इसका शेड्यूल बनाना है कि भैया मुझे हिंदी में ये टॉपिक इस दिन को रिवाइज करना है, ये टॉपिक इस दिन को रिवाइज करना है। आप बाकी समय, अब पढ़ने का वक्त नहीं है रिपीटर से, आप अब वक्त है कि जो पढ़ी हुई चीजें उसको समेटने का और आखिरी में प्रैक्टिस करने का। दूसरा, जब पेपर के दिन बचेंगे, जब जैसे ही पेपर की अनाउंसमेंट आ जाएगी तो हर संडे हम ऑफलाइन मॉक रखेंगे। उस मॉक टेस्ट में इन बच्चों की प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी और यहां आपको यह असेसमेंट होता रहेगा कि जो हजारों बच्चे इस मॉक टेस्ट को देंगे उसमें क्या मेरिट बन रही है, आपका क्या स्कोर है, आपको सारी चीजें पता चलती रहेंगी। तो रिपीटर्स बच्चे के लिए तो मेरे बच्चे हम ये प्लान दे रहे हैं आप सबके लिए। और जो फ्रेशर बच्चा है उस बच्चे को कुछ नहीं करना भाई, 3-4 महीने का समय है,
आप बढ़िया से अपने पहले कोर्सेज को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट को करिए या साथ साथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। कोर्सेज के लिए आप कैरियर लैब को कभी भी रेफर कर सकते हैं, चाहे यूपी पुलिस सिपाही की बात हो तो हमारा बैच है ये, ठीक है, या यूपी दरोगा की बात हो। मेरे बच्चे किसी भी बैच में आप अपने आप को शामिल कर सकते हैं। जैसे यूपी दरोगा का है तो इसमें आदित्य वशिष्ठ सर मैथ पढ़ा रहे हैं, लाइव करा रहे हैं, मेरा पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड आपको मिलेगा और अभिनय सर का रिकॉर्डेड मिलेगा। यूपी कांस्टेबल में मेरा रिकॉर्डेड मिलेगा और आदित्य सर लाइव पढ़ाने लग रहे हैं। तो जो बच्चा फ्रेशर है वो इस तरीके से अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।